हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हमने स्टडी किया। वो लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा था तो मैंने उस लेक्चर को थोड़ा सा स्टॉप किया और आगे जो चीज़ें हमको पढ़नी थी उसको मैंने इस लेक्चर में पढ़ाने की कोशिश की। आपको पढ़ाने की कोशिश तो करता हूँ मैं, बस कोशिश यही तो करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही है। आई होप आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेट कर पा रहे होगे। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, जिनने नहीं पढ़ा है और अगर वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जाकर उस लेक्चर को जरूर देखें। चलो भाई, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर फाइनाइट और इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का कुछ, इनफाइनाइट लेंथ का और फाइनाइट लेंथ का कुछ होगा जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में बहुत काम आता है, बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा, बोर्ड एग्जाम में आपके डेरिवेशन आते हैं सीधे। अरे यार पेन मोटा क्यों नहीं चल रहा बेटा? सर्कुलर रिंग है ना, एक सर्कुलर रिंग आपको दी रहेगी और उसके कारण एक उसकी एक्सिस पर एक पॉइंट होगा जहां पर हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस रिंग के कारण। ठीक है ना? तो अगर मैं बोलूं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं या बोलूं तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कुलर रिंग वाला जो डेरिवेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हमें क्या पढ़ना है पहले पॉइंट पर, पहले स्लाइड में जरा देखते हैं। ड्यू टू लीनियर फाइनाइट चार्ज हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर फाइनाइट चार्ज। अच्छा, अब जैसे आप एररलेस, एक बुक आती है एररलेस, अच्छी बुक है, जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं। उसमें आप देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये लीनियर है और फाइनाइट चार्ज से लीनियर फाइनाइट नंबर है, उस पर क्या कर दिया गया है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और पूछा गया है कि बताओ सेंटर पे अगर इसकी लेंथ टोटल एल है, सीधी लाइन खींचना, सीधी लाइन मुझे चाहिए, सीधी लाइन। अगर इसकी टोटल लेंथ एल है और L/2 पे आपसे पूछा है, L/2 पर पूछा है कि बताओ ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P जो है इस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना? तो एक फॉर्मूला उसके लिए दिया गया है, वो चाहे तो हम भी ड्राइव कर सकते हैं और मैं चाहूँ आपको ये बता के आगे भी निकल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और टफ करता हूँ मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और टफ बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैंने वही बोला कि इसकी लेंथ कितनी है? L है। आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, सीधी लाइन नहीं बनेगी तो। हाँ नहीं बनी सर, अब बन गई। ठीक है ना? मैंने थोड़ा सा टफ बनाया इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सेंटर पे रखना पी पॉइंट को तो बहुत आसान हो जाएगा, हम क्यों ना एक जनरलाइज चीज निकाले, आर्टिकल प्रॉब्लम बनाए इसको। आर्टिकल प्रॉब्लम बनाया मतलब मैंने बोला वो पी पॉइंट उठाओ, उस पी पॉइंट को कहीं भी रख दो, डी डिस्टेंस दूर पर जाकर इधर रख दो। ये है मेरा वो पी पॉइंट और मुझे वो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जो पी पॉइंट आप पहले मुझे सेंटर पे दे रहे थे डी डिस्टेंस दूर, मुझे वो सेंटर पे नहीं चाहिए, वो मैं कहीं आपको किसी पर्टिकुलर एंगल पे ले लेता हूँ। मतलब देखो, अगर मैं एंगल देखूँ तो यहाँ से एंगल आप मान सकते हो, इसका एंगल कितना मान लो? एंगल मान लो θ1 और इसका एंगल मान लो θ2। ठीक है, इसका एंगल मान लो कितना? θ2। अब ये θ1 θ2 तो बराबर है नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना? θ2 θ1 बराबर नहीं है। अगर ये सेंटर पे होता तो θ1 और θ2 बराबर होते, अभी तो नहीं है। चलिए कैसा करेंगे, क्या जुगाड़ फंसाएंगे, आइए जरा समझते हैं। आई होप हमको जगह कम ना पड़े, इतनी जगह में हम कर लें। तो मैंने बोला हमेशा की तरह कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर हम सीधे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें एक पॉइंट चार्ज निकालना पड़ेगा, एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि सुनो ना, यहाँ से मैं L डिस्टेंस ऊपर, कितना ऊपर? L डिस्टेंस ऊपर जाता हूँ और एक एलिमेंट काटता हूँ। ठीक है ना? ये मैंने एक एलिमेंट काटा। अरे यार वाइट से नहीं काटता, वाइट से आपको समझ नहीं आएगा, तो मैंने येलो से ये एक एलिमेंट लिया। ठीक है ना? दिस इज माई एलिमेंट, ये मेरा क्या है भाई? एलिमेंट है। ठीक, अब ये जो एलिमेंट लिया है जरा इसके बारे में बात करते हैं। ये एलिमेंट इस एक्सिस से कितना ऊपर है भाई? L डिस्टेंस ऊपर है, सॉरी स्मॉल। ठीक है ना? ओके, कितना एंगल सब, कितने लेंथ का है? चलो DL लेंथ का है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, जान लो। ये है यार, ये थीटा आपको दिखेगा नहीं तो मैं इसको मिटा दूं क्या? θ1 यहाँ से हटा दूं क्या? अगर आपको नहीं दिखेगा तो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, θ1 है ना? चलो, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? देखो ध्यान से, देखो मगर प्यार से। अरे ठीक, ये एंगल है कितना? D
फाई ले लो, है ना, ये एंगल है फाई, मैंने माना कि फाई एंगल ऊपर जाके हमने एलिमेंट कंसिडर किया है जो एंगल सबटेंड कर रहा है डी फाई का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा बता दे रहा हूँ, ये डी फाई लिखा हुआ है, ठीक है, पक्का। चलिए, तो ये एंगल फाई है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ओके। आपने जैसे ही अपना ये छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, मैंने बोला भाई इस पर कितना चार्ज है, इसको मैं मान रहा हूँ डी क्यू, और डी क्यू को आप क्या कंसिडर करते हो भाई, पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हो, क्योंकि आपको जाके आगे फॉर्मूला लगाना है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, मैं बोल दे रहा हूँ कि यार ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाता अगर हम ये बोल देते हैं कि ये पी पॉइंट कहाँ है, सेंटर पे है, ये पी पॉइंट कहाँ है, सेंटर पे, बड़ा आसान हो जाता है ना। और लोग इतना ही बताते हैं, इतना ही डिस्कस करते हैं, बस इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। L/2 पे अगर P पॉइंट होता तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो जाता, क्योंकि θ1 θ2 केस में बराबर हो जाता, एक बहुत ही सिंपल सा स्पेशल केस बनकर आता और हम उसको सॉल्व कर लेते। लेकिन मैंने उसको एक आर्टिकल प्रॉब्लम में चेंज किया है, ठीक है ना, हमने वो P पॉइंट उठाकर यहाँ रख दिया है, ठीक है ना, कितनी दूरी पर, d डिस्टेंस की दूरी पर। चलिए, जैसे ही यहाँ पर आपने DQ चार्ज कंसिडर किया, इस DQ चार्ज ने बोला कि भाई मैं क्या करूंगा, अपनी फील्ड जनरेट करूंगा, ठीक है ना, आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो DQ ने बोला भाई ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड DE, छोटू सी। मैं कहा यार ये तो जैसे ही तुम मुझे बता रहे हो, मेरे दिमाग में दो चीज़ें आ रही है कि अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, और इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा DE कॉस फाई और एक बनेगा DE साइन फाई, एक बनेगा DE साइन फाई, ठीक है, ओके। क्या ये x डायरेक्शन के कंपोनेंट है फील्ड का? हाँ। क्या ये y डायरेक्शन कंपोनेंट है फील्ड का? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो मतलब अगर आपको P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को देखना पड़ेगा। क्या यहाँ पर y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्या? हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर हम दूसरा एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो क्या y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? नहीं करेंगे। वो तभी होगा जब ये P पॉइंट कहाँ पहुंच जाए, सेंटर में पहुंच जाए। ध्यान से सुनना, जब ये P पॉइंट सेंटर पे पहुंचेगा तब जाकर जो फील्ड का y कंपोनेंट होगा, तब जाकर अगर ये P पॉइंट सेंटर पे पहुंचेगा तब जाकर, देखो ऐसे, तब जाकर जो फील्ड का y कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, उससे पहले नहीं। हर पॉइंट पर ऐसा नहीं होने वाला। मतलब यहां पर हमको जो टोटल फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे, उसमें हमारा x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, समझ में आ गई। चलिए, तो हम इतना तो समझ गए कि अगर टोटल फील्ड निकालनी है P पॉइंट पर तो हमें Ex को भी कंसिडर करना पड़ेगा और हमको Ey को भी कंसिडर करना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई है? अरे बात समझ में आई है या नहीं आई है? बिल्कुल समझ में आई है सर, ठीक है। तो Ex आप कैसे निकालोगे मुझे बताओ? Ex हम निकालेंगे DE cos फाई से, मानते हो कि नहीं? हाँ सर। और Ey हम कैसे निकालेंगे? Ey निकालेंगे हम DE साइन फाई से, हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही। दोनों ही केस में हमको DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। DE इज इक्वल टू K इंटू DQ अपॉन R², मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। अब यहाँ एक पते की बात मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, क्या क्या वेरी हो रहा है भाई, वेरिएबल्स क्या क्या है मुझे बताओ। सर एक तो स्मॉल r वेरिएबल है। स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इज द डिस्टेंस। ये स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस है P पॉइंट की एलिमेंट से, ठीक है ना? कितनी डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। तो मुझे बताओ कि हर एलिमेंट के लिए r की वैल्यू बदलेगी क्या? हाँ, आप अगर एक कोई एलिमेंट ये कंसिडर कर लेते हो, यहाँ कोई एलिमेंट कंसिडर कर लेते हो, तो उसके लिए r की वैल्यू क्या कर जाएगी? बदल जाएगी। तो r क्या है? वेरिएबल है। अच्छा, अगर r चेंज हुआ, यानी कि अगर एलिमेंट भी चेंज हुआ तो फाई की वैल्यू भी चेंज होगी? बिल्कुल होगी। l की वैल्यू भी चेंज होगी? बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन है? r है, स्मॉल l है, फाई है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर फाई की वैल्यू इस तरीके से वेरी हो कि सारे एलिमेंट कंसिडर हो जाए, मतलब फाई की वैल्यू अगर यहां से इस एंड से लेके इस एंड तक मैं निकाल लूं क्या क्या हो सकती है, तो मैं सारे एलिमेंट कंसिडर कर लूंगा क्या? सारे एलिमेंट कवर कर लूंगा क्या? यही बात समझ में? देखो, बच्चों की लैंग्वेज में बात करते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। अगर 3 वेरिएबल है, मिट क्यों गया? अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है और तीनों एक दूसरे के साथ चेंज हो सकते हैं, हो रहे हैं, देखो ना, अगर आप r चेंज कर रहे हो तो l भी चेंज हो रहा है, फाई भी चेंज हो रहा है, फाई चेंज कर रहे हो तो r भी चेंज हो रहा है, l भी चेंज हो रहा है। तो हमने बोला कि 3 वेरिएबल रखने से अच्छा मैं 3 में से किन्हीं 2 वेरिएबल को तीसरे के रूप में कन्वर्ट कर देता हूं, तो पूरी की पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल की हो जाएगी।
अरे भाई तीनों वेरी कर रहे हैं, तो मैंने कहा तीनों वेरी कर रहे हैं उससे बेटर है तीनों एक साथ, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, तो क्यों ना मैं इन तीन में से कोई दो वेरिएबल ऐसे चुन लूं जो तीसरे के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल की बन जाएगी। बहुत ही बढ़िया, है ना। तो मैंने कहा क्यों ना हम r और l को किस में कर ले कन्वर्ट, हम फाई में ही कन्वर्ट कर लें किसी भी तरीके से, तो पूरी इक्वेशन फाई के टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है ना। और फाई का वेरिएशन मुझे पता है, फाई कैसे कैसे वेरी कर रहा है वो मुझे पता है। फाई वेरी कर रहा है, अगर मुझे सारे एलिमेंट कवर करने हैं तो फाई वेरी करेगा -θ/2 से +θ/2। खुद सोचो ना, अगर आपको ये एलिमेंट चाहिए, यहां से एलिमेंट चालू होगा और यहां एलिमेंट जाके खत्म हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट यही होगा। तो अगर आपको पहला एलिमेंट कंसिडर करना है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, -θ2, देखो। और अगर आपको ये एलिमेंट कंसिडर करना है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, θ1। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ। तो मैंने तीन में से दो वेरिएबल को तीसरे वेरिएबल में चेंज कर लिया और तीसरे वेरिएबल का वेरिएशन मैंने पता कर लिया है ऑलरेडी। खत्म काम खत्म। वाह सर, मजा आ गया। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब इस वेरिएबल को फाई में चेंज करने वाला हूं। आर को मैं फाई के रूप में चेंज करूंगा। जरा देखना कैसे करने वाला हूं। देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है क्या? ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ ट्राइंगल बना रहा हूँ। देखना, ये ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है ना। दिस इज फाई, ओके। दिस इज डी एंड दिस इज एल, दिस इज स्मॉल आर, ठीक है ना। मुझे आर को फाई के रूप में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना क्या कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूं कॉस फाई इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि डी अपॉन स्मॉल आर। तो मैं आर की जगह क्या लिख सकता हूं, आर की जगह मैं लिख सकता हूं डी अपॉन कॉस फाई। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। वाह, डी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई लिख सकता हूं क्या? फटाक से उठा के मैंने यहां पुट किया, इस आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां पुट करी, तो देखो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई। सही चीज लिखी कि नहीं? तो देखो एक वेरिएबल दूसरे के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब डी क्यू क्या है, हम जानते हैं जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, डी क्यू बाय डी एल के बराबर होता है, यानी मैं बोल सकता हूं क्यू बाय एल के बराबर हो सकता है, हाँ कि ना। तो इससे मैं जानता हूं कि डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा इंटू डी एल के बराबर है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ। तो लैम्डा इंटू डी एल यहाँ पुट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? हाँ सर, बिल्कुल किया जा सकता है। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, वापस देखो, बहुत प्यार से देखना, कुछ समझ नहीं आएगा नहीं तो। लैम्डा इंटू डी एल इंटू कॉस स्क्वायर फाई अपॉन स्मॉल डी का स्क्वायर। समझे? हाँ सर, ओके सर। लेकिन आपने बोला कि के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, फाई वेरिएबल है। आपने बोला था कि आप पूरी इक्वेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ तो दो है, एल भी तो वेरी कर रहा है सर, एल भी तो वेरी कर रहा है। तो आप प्लीज डीएल को भी फाई में चेंज कर दो सर, आप डीएल को भी क्या कर दो, फाई में चेंज कर दो। इंटीग्रेशन में फायदा रहेगा ना भाई, डी फाई अगर यहाँ आ गया तो इंटीग्रेशन में हमको फायदा होने वाला है। तो हम डी फाई की तलाश में निकले। अब किस में निकले, डी फाई की तलाश में निकले। अच्छा, फिर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, उस ट्राइंगल को ध्यान से देखते रहना। कलर बदल रहा हूं मैं पेन का। उस ट्राइंगल को ध्यान से देखना और मुझे बताना tan फाई की वैल्यू क्या होगी। उस ट्राइंगल से बताओ tan फाई की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस l बाई डी। हाँ सर, तो मतलब d इंटू tan फाई किसके बराबर होगा, l के बराबर होगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो d तो कांस्टेंट है, tan फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर फाई इज इक्वल टू dl हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, dl बाई डी फाई। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो dl की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डी स्क्वायर फाई डी फाई। अरे समझे कि नहीं समझे? हम बोल सकते हैं डी एल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डी सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अरे भाई बहुत ही डेलिकेट हो रहा है माहौल, कुछ भी छूटा तो सब बदल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। क्या डीएल की वैल्यू डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई के बराबर आ गई? हाँ सर आ गई। तो देखो डीएल को भी आपने फाई के रूप में चेंज कर दिया, फटाक से यहाँ डीएल की वैल्यू पुट करो। अरे बाप रे सर, समझ में आ गया सर, ये तो बहुत ही सही चीज थी। देखो डी ई इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा इंटू डीएल की वैल्यू कितनी है, डी इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई, और नीचे क्या है भाई, नीचे है डी का स्क्वायर। तो ये डी से स्क्वायर कट गया। अब आप जानते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर फाई के।
अरे भैया 1/sec किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, तो ये sec स्क्वायर फाई ये कॉस स्क्वायर फाई से कट जाएगा, क्या बचेगा k लैम्डा अपॉन डी इंटू डी फाई। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है डी की वैल्यू किसके बराबर आने लगी, k इंटू लैम्डा इंटू डी फाई अपॉन डी के बराबर। अब d से d मत काट देना, हे भगवान इस d से d फाई का d मत काट देना, नहीं तो बहुत ज्यादा पाप लगेगा, है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि हमारे पास अब डी की वैल्यू आ रही है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, k लैम्डा इंटू डी फाई अपॉन स्मॉल डी, यही आ रही है क्या, k लैम्डा डी फाई अपॉन स्मॉल डी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा, हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है, हम जानते हैं कि अगर हमें ई एक्स निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें किसको, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी ई कॉस फाई को, मानते हो कि नहीं। और फाई कहां से कहां वेरी हो रहा है, फाई वेरी हो रहा है -θ/2 से -θ2 से θ1 तक, तो -θ2 से θ1 तक, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, ई एक्स इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है, k लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई, ठीक है ना, इंटीग्रेशन -θ2 से θ1। बहुत ही बढ़िया। क्या क्या कांस्टेंट है, k लैम्डा डी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। चलो भाई, तो ई एक्स की वैल्यू आने लग गई अब हमारे पास, k लैम्डा बाय स्मॉल डी इंटीग्रेशन -θ, मैं कर ही देता हूँ ना इंटीग्रेशन, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फाई, साइन फाई, साइन फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होगा साइन फाई -θ2 से θ1, -θ2 से θ1। चलो तो ई एक्स कितना आने लग गया, ई एक्स कितना आने लग गया, ई एक्स आने लग जाएगा k इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, अच्छा साइन फाई वन, साइन θ1 सॉरी, साइन θ1, साइन θ1 माइनस ऑफ साइन -θ2, यही आएगा क्या। अब देखो साइन ऑफ -θ इज माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई एक्स इज इक्वल टू k लैम्डा बाय डी, इधर देखो, इधर देखो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2। वाह, ओहो हो, ओए होए 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 होए, कपिल शर्मा वो चंदन आता है ना, ओए होए 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 ओए होए 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 होए, ये कर दिया हमने अपना एक पार्ट सॉल्व। हम ई एक्स यानी कि हमने क्या निकाल लिया हमने क्या निकाल लिया, यहां पर जो पी पॉइंट पर टोटल फील्ड आने वाली है उसका एक्स कंपोनेंट हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया है, एक्स कंपोनेंट हमने निकाल लिया है, ठीक है। चलो यहां पर मैं जरा इसको डिस्टिंग्विश कर दूं, ये चीज अलग है, ठीक है ना, ये चीज अलग है। चलिए, तो हमने टोटल फील्ड जो पी पॉइंट पर आने वाली है उसका एक्स कंपोनेंट निकाल लिया है, वो ये है, ठीक है ना, वेरी गुड। एक जेनरिक थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओगे आपको एक्स कंपोनेंट मिलता जाएगा। चलिए अब जरा बात करें किसकी, ई वाई की बात करें भाई, किसकी बात करें, ई वाई की बात करें। तो ई वाई इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाई, कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से लेके θ1 तक। सही किया है क्या मैंने, हाँ सर बिल्कुल सही किया है। फिर वही बात आ जाएगी भाई, ई वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डी ई की वैल्यू आप रखोगे k लैम्डा इंटू डी फाई, या मैं सीधे रख देता हूँ साइन फाई इंटू डी फाई अपॉन डी इंटीग्रेशन -θ2 से θ1। अब देखो k लैम्डा बाई डी बाहर निकाल लो, साइन फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन फाई का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस फाई, तो चलो ई वाई ऊपर से लिखता हूं, ई वाई इज इक्वल टू k लैम्डा बाई डी, k लैम्डा बाई टी, साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, लिमिट चढ़ा दो इसमें कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से θ1 तक। सही किया है क्या मैंने, बिल्कुल सही किया है। माइनस बाहर निकाल दो, तो ये अगर माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ कॉस थीटा बचा। अरे रे, सिर्फ क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, ठीक है ना, कॉस फाई बचेगा, सॉरी। तो ई वाई इज इक्वल टू माइनस k लैम्डा अपॉन डी कॉस θ1 माइनस ऑफ कॉस θ2। सही लिखा है क्या मैंने, अरे -θ2 आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ई लैम्डा
इज इक्वल्स टू माइनस के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा वन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2। समझे कि नहीं समझे? माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली आपका y कंपोनेंट ऑफ द फील्ड आ गया कितना, के लैम्डा बाई डी माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बहुत बढ़िया भाई, पूरी मेहनत सफल हो गई है बिना किसी गलती के। मजा आ गया है कि मैंने एक बार में आपको ये चीज समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आ गई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। वो होता है ना कि कभी कभी आप लेक्चर लेते हो तो आपको अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि यार वाह यार सही बताया, सही समझा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैंने जो कोशिश आपके सामने की है वो आपको पूरी की पूरी समझ में आई है। जहां पर P पॉइंट है वहां पर जो टोटल फील्ड आनी थी वो मान लो E आनी थी। क्या आनी थी? E आनी थी, EP आनी थी। उसका एक कंपोनेंट है x, एक कंपोनेंट है y। x आप निकाल चुके हो, y आप निकाल चुके हो। देखो x आप निकाल चुके हो, y आप निकाल चुके हो। वैल्यू पुट करोगे तो आपको टोटल फील्ड पता चल जाएगी P पॉइंट पर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। अगर P पॉइंट सेंटर पर पहुंच जाता है तो थीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा? थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कि टोटल फील्ड फिर सेंटर पर कितनी होने वाली है, जो डी डिस्टेंस दूर है ना। तो ये मैंने जेनरिक तरीका आपको बता दिया है। क्वेश्चन जो आपको एररलेस में दिया हुआ है वो बहुत ही बेसिक सा था। अगर आप उसको रट लोगे तो आंसर आपसे बन जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे भी आने वाले हैं उसी पर्टिकुलर फॉर्म में से, तो बहुत आसान है। बट जो बच्चे नीट और जेई टारगेट करते हैं उनके लिए ये सब समझना ज़रूरी है। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं ना, हम क्यों छोड़े इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? पक्का? हाँ सर कर लिया है। तो आप देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला आ गया है, अगर हमारा P पॉइंट सेंटर पे आता है, D डिस्टेंस दूर जाके हमारा ये P पॉइंट कहाँ आता है? सेंटर पे आता है L/2 डिस्टेंस पर। अगर टोटल लेंथ इसकी L है, टोटल लेंथ L है, तो ये जो एंगल है थीटा 1 और ये जो एंगल है थीटा 2 ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस केस में थीटा 1 थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। वाह बहुत बढ़िया। तो फिर आपको वहां थीटा 1 थीटा 2 के बराबर पुट करना है, उसको सॉल्व करना है, x कंपोनेंट निकालना है, y कंपोनेंट निकालना है और उसका रिजल्टेंट निकालकर P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देनी है ड्यू टू दिस लीनियर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पक्का? हाँ सर पक्का। 100%? हाँ सर 100%। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। करता हूँ क्लियर, इसको भी करता हूँ क्लियर। चलो वैसे तो एक और ये इनफाइनाइट चार्ज का भी डेरिवेशन, इसको हमको आगे भी पढ़ना है, लेकिन क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव किया है तो हम क्यों ना ऐसे यूज़ कर ले। हमने फॉर्मूला डिराइव किया है तो उसको यूज़ करके हम इस इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। आओ फॉर्मूला रख रहने देता हूँ मैं सामने। आइए मान लीजिए अब ये बहुत 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 लंबी, बहुत इनफाइनाइट लंबी है भाई, समझ लो ना। बिल्कुल ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। बोर्ड कम पड़ गया है इसके लिए। अब इसके कारण अगर कोई पूछ लेता है कि बताओ इस डी डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर मुझे बताओ कितनी फील्ड होने वाली है। तो भैया इसका तो कोई छोर आपको दिख ही नहीं रहा है, ये तो इन्फिनिटी तक चली गई। वो आपने देखी हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, उसमें एक आदमी ताला तोड़ने आता है तो उसका कभी पिक्चर में शक्ल दिखाई नहीं है, वो हमेशा कहाँ दिखा है? दरवाजे के ऊपर दिखा है, दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि भैया तीसरे माले पर उसका मुंह है, इतना लंबा रहता है वो। वैसे ही ये जो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? इनफाइनाइटली लंबा है। ऊपर प्लस इन्फिनिटी में जा रहा है और नीचे माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका कोई छोर ही नहीं है। अगर मैं एक लाइन यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ और इन्फाइनाइट पर लेकर जाऊँ, यहाँ से एक लाइन निकालने की कोशिश करूँ, इन्फाइनाइट पर लेकर जाऊँ, तो क्योंकि ये पॉइंट इन्फाइनाइट पर है, इसका एंड इन्फाइनाइट पर है, तो हमें फील होगा कि ये लाइन कैसे जा रही है? इसके पैरेलल जा रही है। ये लाइन इसके क्या हो रही है? पैरेलल जा रही है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? आपने एंटी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पढ़ी है मैथ्स में। एंटी पैरेलल लाइंस वो दो लाइंस होती हैं, क्या मैं बोलूं पैरेलल लाइंस, सॉरी पैरेलल लाइन की बहुत अच्छी डेफिनेशन थी। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो इनफाइनाइट पर जाकर इंटरसेक्ट करें। अब इनफाइनाइट आपने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, तो किसको पता चलेगा कि पैरेलल लाइन ने आगे जाके इंटरसेक्ट किया है? अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूं कि भैया अगर ये पॉइंट कहां है? इन्फिनिटी पर है, और अगर आप यहां से इसको जोड़ना चाहते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि ये पॉइंट इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि ये जो लाइन है ये कैसी दिख रही है? सीधे पैरेलल दिख रही है आपको सामने लाइन की। खुद सोचो ना,
खुद सोचो, देखो खुद सोचो, अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो ये लाइन होती, यहाँ तक होता अगर आपका ऑब्जेक्ट तो ये लाइन होती, यहाँ तक ऑब्जेक्ट इतना लंबा होता तो ये होती, इतना लंबा होता तो ये होती, इतना लंबा होता तो ये होती। एंगल क्या करता जा रहा है, देखो आप, एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब आप इन्फिनिटी तक पहुंचोगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। θ1 θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो एट इन्फिनिटी इन लीनियर इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन θ1 इज इक्वल टू θ2 किसके बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। ये प्लीज आप समझ के रखना, इसको मैं ज्यादा एम्फेसिस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आगे जाके फिर इसको पढ़ना है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए हम निकालते हैं Ex, हम क्या निकालते हैं, कहाँ गया, Ex निकालते हैं। चलो, तो Ex की वैल्यू क्या आएगी, k लैम्डा बाई डी, k लैम्डा बाई डी, ये d क्या था भाई, यहाँ से डिस्टेंस p पॉइंट का, है ना। k लैम्डा बाई डी अंदर क्या है, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है ना, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1, 1 प्लस 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय डी। सिमिलरली अगर EY निकालने को आपसे कोई बोले तो आप बोलोगे यार EY का फॉर्मूला है k लैम्डा बाय डी ब्रैकेट में cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 माइनस cos θ1। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अब देखिए θ2 θ1 की वैल्यू 90 के बराबर है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 90 इज 0, तो अगर ये 0 हुआ तो EY कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप आगे जाके जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपके पास इनफाइनाइट लंबा ऑब्जेक्ट है और उस पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपका Ex इतना आता है, EY इतना आता है। मैंने अभी इसलिए करवा दिया क्योंकि फॉर्मूला चेक करना था बस, और कुछ नहीं, और कोई रीजन नहीं था, ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं, चलो चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ चार्ज ड्रिंक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी, और जो फॉर्मूला आएगा उससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, है ना। वो चीजें क्या है, ये रिंग है जिस पर Q चार्ज क्या है भैया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ना। चलो, सोनी दे नखरे सोने लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोने लग दे। चलो भाई, ये क्या कर दिया मैंने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मुझे बोला गया कि भैया इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट आता है P, ये उसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट आता है P जो कितनी दूर है भैया इसके सेंटर से, सेंटर है O, कितनी दूर है, x डिस्टेंस दूर है। कितनी दूर है भाई, x डिस्टेंस दूर है, ठीक है ना। वैसे तो फॉर्मूला याद होगा, जिसने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा वो फॉर्मूला ही बता देगा बिना सॉल्व किए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। इस P पॉइंट पर आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल फील्ड कितनी होगी इस रिंग के कारण, इस रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, उसके कारण कितनी फील्ड यहाँ पर आने वाली है, ठीक है ना। अच्छा मैं पूछूं अगर सेंटर पे कितनी होगी तो बता पाओगे क्या? सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, सेंटर पे अगर मैं आपसे पूछूं तो बता सकते हो क्या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? प्लीज कमेंट करिए, कमेंट में आगे सॉल्व करते हैं, आखिरी में बात करेंगे इस बारे में। चलो भाई मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं। क्या कर रहा हूँ मैं, एक एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, ये मैंने एलिमेंट कंसिडर किया DQ एलिमेंट। क्यों DQ एलिमेंट कंसिडर किया? क्योंकि छोटू सा एलिमेंट क्या बन सकता है, पॉइंट चार्ज बन सकता है। क्या बन सकता है, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं हम इसको, है ना। आपको पता है कि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इसकी दूरी यहाँ से कितनी है भाई, यहाँ से दूरी है इसकी स्मॉल r। जैसे ही एलिमेंट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक छोटू सा एलिमेंट DQ है, इसने बोला कि भाई मैं अपनी फील्ड बनाऊंगा, इसने अपनी फील्ड बनाई, और क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट हम क्या बनाएंगे, एक छोटी सी फील्ड बनाएंगे DE। मान लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अब वही सारी बातें कि इस DE के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये, एक कंपोनेंट बनेगा ये, ठीक है ना। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, DE cos थीटा, और ये हो जाएगा DE sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, DE sin थीटा, DE sin थीटा, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ मैं आपको इमेजिन करवाना चाहता हूँ, और इमेजिन क्या है, इमेजिन क्या करवाना है, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो आपको रिंग दी गई है ना, कुछ ऐसी है, ठीक है ना, ऐसे देखने की कोशिश करना है इसको, और इसका जो एक्सेस है वो कुछ इस तरीके से देखो, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे बनाता हूँ इसको 2 मिनट समझने की कोशिश करिएगा आप। ये है लाइन कुछ इस तरीके की, ये ऐसी
और ऐसी। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ये है वो पॉइंट P, इस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज्ड रिंग, ड्यू टू दिस चार्ज्ड रिंग। अच्छा, इस रिंग का जो रेडियस है, इस रिंग का जो रेडियस है वो है कैपिटल R, इस रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ठीक है ना, ये है कैपिटल R, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस उसको आपने क्या बोला है, x बोला है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने एलिमेंट कंसिडर किया है, ये आपका क्या है भाई, एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है। इस एलिमेंट की यहाँ से दूरी आपने कितनी ले ली है, स्मॉल r ले ली है, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर मैं एक एलिमेंट यहाँ से ले लूँ, एक एलिमेंट यहाँ से कंसिडर कर लूँ, ठीक है ना, इस एलिमेंट की यहाँ से दूरी कितनी होगी, ये भी स्मॉल r होगी। एलिमेंट की दूरी P पॉइंट से कितनी है, स्मॉल r है। अगर एलिमेंट मैंने चेंज किया तो इस एलिमेंट की P से दूरी कितनी होगी, स्मॉल r ही होगी। अरे यार, ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, ये मैंने एलिमेंट कंसिडर किया, इसकी P पॉइंट से दूरी स्मॉल r है, ठीक है ना। इसी रिंग में मैंने दूसरा एलिमेंट कंसिडर किया, ये, इसकी भी दूरी P पॉइंट से कितनी है, स्मॉल r है, क्योंकि ये एक्सिस पर है ना, सेंटर पर है, ये देखो ये सेंटर पर है, तो हर जगह से दूरी कितनी है इसकी, स्मॉल r है। यहाँ से भी अगर आप पूछोगे इस एलिमेंट से कितनी दूरी है, तो इस एलिमेंट से भी दूरी कितनी है, स्मॉल r है। इस एलिमेंट से भी दूरी कितनी है, स्मॉल r है। इस एलिमेंट से भी कितनी है, स्मॉल r है। इस एलिमेंट से भी कितनी है, स्मॉल r है। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, अरे हाँ कि ना, हाँ सर। तो स्मॉल r ही डिस्टेंस है हर एलिमेंट की इस P पॉइंट से, ठीक है सर। अगर डिस्टेंस सेम है तो ये एंगल भी सेम होने वाला है, ठीक है, थीटा भी क्या होगा भाई, सेम होगा, एक्स भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो हर एलिमेंट के लिए, इस रिंग में हर एलिमेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑन दिस रिंग, फॉर एवरी एलिमेंट ऑन दिस रिंग, the value of x, r and theta is same, ठीक है, ओके। अगर एक कैपिटल R है, ये x है और ये स्मॉल r है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि स्मॉल r स्क्वायर इज नथिंग बट कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। हाँ, क्या हम ये भी बोल सकते हैं, r स्क्वायर प्लस कैपिटल X का स्क्वायर की पावर 1/2, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, हाँ सर बोल सकते हैं। चलिए इसका ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आ जाइए, तो आप ये समझ गए कि हर एलिमेंट की जो पॉइंट P से दूरी है वो r ही रहने वाली है ना। हर 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 एलिमेंट की, रिंग पे जो हर एलिमेंट है उसकी P पॉइंट से, जो सेंटर पे P पॉइंट है उससे दूरी क्या रहने वाली है, r ही रहने वाली है। क्या रहने वाली है, r ही रहने वाली है ना। और P की सेंटर से दूरी हर केस में क्या होने वाली है, x ही होने वाली है। तो जब x नहीं बदल रहा, r नहीं बदल रहा, तो थीटा भी नहीं बदलेगा। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। चलो वापस आते हैं, काम की बात करते हैं। r नहीं बदलना, थीटा नहीं बदलना है, x नहीं बदलना है, तो आपको पता है कि हर एलिमेंट यहाँ पर DE इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा और उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक DE cos थीटा और एक DE sin थीटा। अगर मैं ये एलिमेंट कंसिडर करूँ तो इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर एक आएगा कंपोनेंट DE, ठीक है ना, उसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में DE cos थीटा, है ना, और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में DE sin थीटा, एक होगा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में DE sin थीटा। ऑब्वियस सी बात है यार, मुझे सिमेट्री दिख रही है ना, मुझे क्या दिख रही है, सिमेट्री दिख रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं, कि y कंपोनेंट ऑफ द फील्ड इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, ठीक है, दिस इज योर EY एंड दिस इज योर EX। तो यहाँ साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि P पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ X कंपोनेंट को जोड़कर आने वाली है, क्योंकि Y कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई, हाँ सर, यार अब तो समझ में आ जानी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी P पॉइंट पर वो कैसे आएगी भैया, वो आएगी सिर्फ और सिर्फ EX के कारण। किसके कारण आएगा, EX के कारण। सारी EX को आप जोड़ोगे और आपको पता है EX क्या है, EX इज नथिंग बट DE cos थीटा का इंटीग्रेशन। अरे हाँ कि ना, हाँ सर ठीक है, ओके ओके ठीक है, समझ में आ गई बात। मुझे बताओ इसके लिए आपको DE की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, हाँ तो सर DE की वैल्यू कौन सी बड़ी भारी बात है, K इंटू स्मॉल DQ। अच्छा DQ की डिस्टेंस कितनी है P पॉइंट से, R, तो DQ अपॉन R स्क्वायर। लो इसको यहाँ पुट कर दो, इसको यहाँ पर पुट कर दो। सर थीटा का क्या करेंगे, थीटा का क्या करेंगे, थीटा तो चेंज ही नहीं हो रहा। अरे भैया थीटा की लिमिट रखने की क्या जरूरत है, थीटा तो चेंज ही नहीं हो रहा ना,
थीटा चेंज हो रहा है क्या? नहीं, थीटा तो चेंज नहीं हो रहा, थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है। ओ हो, फिर क्या करेंगे सर? आ जाओ देखते हैं। ई एक्स इज इक्वल्स टू डी ई की वैल्यू मैंने पुट की के इंटू डी क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, है ना, का इंटीग्रेशन। अब आप मुझे बताइए इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। आर बोला ना मैंने, आर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली भाई, ये लिख के दिया मैंने आपको, एक्स आर और थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, तो के कॉस थीटा भी कांस्टेंट हुआ तो कॉस थीटा बाहर निकल आएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है सर? तो ई एक्स इज नथिंग बट के बाहर, कॉस थीटा बाहर, अपॉन आर स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ डी क्यू बच रहा है। अब देखो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जोड़ोगे तो क्या बनेगा? छोटे 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 डी क्यू जोड़ते जाओगे एलिमेंट्स, तो क्या बनेगा? कैपिटल क्यू बन जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर ई एक्स कितना आ रहा है? इसके बराबर आ रहा है के क्यू कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इसके बराबर आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ई एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आ गई, और यही चीज़ तो हमें चाहिए थी। तो पी पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस चार्ज रिंग के कारण, वो कितनी है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर आपको थोड़ा सा भी ग्रेविटेशन याद है तो आपको समझ में आएगा कि ये वो फॉर्मूला तो नहीं है जो हम ग्रेविटेशन में डिराइव करते थे। कॉस थीटा को यहाँ क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा रास्ते से। कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज एक्स, हाइपोटेनियस इज स्मॉल आर, तो कॉस थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? एक्स बाय आर पुट कर सकते हैं। देखो हाँ कि ना? हाँ, हम हटा रहे हैं कॉस थीटा को, तो आ जाइए, वो कांस्टेंट वैल्यू ही है। देखो थीटा देख के हमको ऐसा लगता है ना, थीटा देख के हमको ऐसा लगता है कि कुछ वेरी कर सकता है, बदलेगा, एंगल बदल सकता है, तो हम वहाँ से क्या कर रहे हैं? कॉस थीटा को हटा रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू लेकर आ रहे हैं। देखो वेरिएबल वैल्यू लेकर आएंगे। अगर कभी वैल्यू चेंज हुई, एक्स की वैल्यू चेंज हुई, आर की वैल्यू चेंज हुई, तो कैसे चेंज कर सकते हैं चीज़ें? कॉस थीटा को हटा रहे हैं हम, ठीक है ना? आइए, के इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा की जगह आपने क्या पुट कर दिया? एक्स अपॉन स्मॉल आर, तो नीचे क्या हो गया? आर क्यूब हो गया। क्या बन गया है? के क्यू एक्स अपॉन स्मॉल आर क्यूब बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करके रखी हुई है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है ना? अब यहाँ पावर आर की कितनी है? 3 है, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद आया कुछ? कुछ याद आया ग्रेविटेशन का? है, ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फाइनली। हाँ सर, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया सर, याद आ गया, याद आ गया कि हम ग्रेविटेशनल हम फील्ड निकालते थे ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, तो यही आता था। पक्का क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर है। अच्छा, अब इसमें केसेस बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते हैं? केसेस बनते हैं। वो केसेस क्या है जरा समझिएगा। केसेस, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी लेक्चर, जैसे ही मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया था, कि बताओ सेंटर पर, इस रिंग के सेंटर पर, ओ पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी? इस ओ पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी? मैंने आपसे पूछा था, है ना, कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना होगा? तो मेरे हिसाब से तो वो 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर ये रिंग है, खुद समझना आप, एक पॉइंट है, इस पर एक इलेक्ट्रिक, ये वाला एलिमेंट लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, है ना, ये वाला बोलेगा एलिमेंट कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो ऐसे कर करके हर फील्ड एक दूसरे को काटेगी और सेंटर पे कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कॉमन सेंस का यूज़ करना था, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। देखो, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सही लिखा मैंने? सही लिखा मैंने, है ना? एक्स, ये पी पॉइंट पर इतनी आ रही है, एक्स है, ठीक है ना? यही हमारी ई एक्स है भैया, देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? यही हमारी क्या है? यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है? चलो, तो मैंने बोला, कहाँ गया? मैंने बोला कि अगर सेंटर पे आप पूछ रहे हो तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? केस वन क्या है? एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, है ना? आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बताओ।
तो सेंटर पर x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सेंटर पर x की वैल्यू 0, तो मुझे बताओ O पॉइंट पर फील्ड कितनी आएगी। यहाँ पर आपने जैसे ही 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चाहे आप वैसे करो चाहे ऐसे करो, एकदम सही आंसर आने वाला है। चलिए सेकेंड पॉइंट, इफ x इज वेरी 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 ग्रेटर देन r, अगर x की वैल्यू इस डिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R से बहुत बड़ी हो जाए, मतलब मान लो ये x इतना दूर हो जाए, इतना पॉइंट दूर हो जाए, तो r इतना छोटा लगने लगे, हम बहुत दूर चले जाए इस रिंग से, बहुत दूर चले जाए कि जो रिंग का रेडियस है वो बहुत कम लगने लगे हमें, तो हमें रिंग कैसी दिखाई देगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी दिखाई देगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी दिखाई देगी, है ना। तो अगर x इज ग्रेटर देन वेरी 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 ग्रेटर देन r, इसका मतलब ये है रिंग इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, रिंग इज अ पॉइंट चार्ज, ऑब्जेक्ट नहीं, रिंग इज अ पॉइंट चार्ज। कैसा एक्ट करेगा, पॉइंट चार्ज जैसा एक्ट करेगा। तो अगर जैसे ही पॉइंट चार्ज बना ये, तो आप आओ देखोगे ना ताओ, आप सीधे सीधे बोलोगे कि फील्ड P पॉइंट पर कितनी होने वाली है, K इंटू क्यू अपॉन स्मॉल r का x का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भैया x की जो वैल्यू है वो r से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो r से हमको कोई लेना देना नहीं है। अरे हाँ कि ना, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x की पावर 3 हो जाएगी, और ऊपर एक x है ही, तो कट जाएगा x से, x क्यूब से कट जाएगा एक x, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना। तो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ई पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। पी पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, बहुत दूर पहुँच जाएगा, इतनी दूर पहुँच जाएगा कि वहाँ से हमें अपनी जो रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज जैसे दिखने लग जाएगी। सिंपल सी बात है, हाँ सर सिंपल सी बात है, पक्का 100%, हाँ सर 100%। तो ये केसेस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर इस चीज़ को सीख जाओगे, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, तो आपसे कुछ भी पूछ ले, किसी भी पॉइंट पर पूछ ले, आप सीधे सीधे क्या निकाल सकते हो, फील्ड निकाल सकते हो ड्यू टू दिस चार्ज्ड रिंग। पक्का 100%। समझ में आई है चीज़ें कि नहीं, हाँ सर। तो चलो इसको नोट डाउन करो, पहले से नोट डाउन करो भाई, और फिर कहाँ गया, फिर इसे नोट डाउन करो। चलिए मिटाता हूँ, एक होमवर्क दे देता हूँ आपको। अगर मान लो इफ़, इसी फॉर्मूले में यूज़ करना है, इफ़ x इन्फिनिटी पर चला जाए, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, बहुत दूर की तरह इतने दूर चले जाए कि x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, तो फिर क्या होगा। ये केस अलग है, ये केस अलग है। x बहुत बड़ा है r से, बट अब इतना बड़ा हो गया है कि x की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, तो बताओ क्या होगा। फॉर्मूला देखो, x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो गई तो नीचे वाली वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू इन्फिनाइट हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे हाँ कि ना, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इफ़ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, 3 केसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल गए होंगे कि जब x की वैल्यू 0 है, जब आप रिंग के सेंटर की बात कर रहे हो तब भी फील्ड 0 है, तब भी फील्ड 0 है ना। मतलब P पॉइंट ही मान लो कि P पॉइंट पर उठकर, P पॉइंट कहाँ उठकर चला गया है, O पॉइंट पर चला गया है, तो भैया x इज इक्वल टू 0 पर भी आपकी फील्ड 0 है। और किसी P पॉइंट पर, जो P पॉइंट कहाँ पर होने वाला है, ऐसे पॉइंट पर होने वाला है जहाँ पर x की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आपको पॉइंट चार्ज जैसी दिखेगी रिंग, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगी आपकी फील्ड की वैल्यू। और जैसे ही आप इन्फिनाइट पर चले गए तो फील्ड की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 से कर्व उठेगा, मैक्सिमम जाएगा और वापस 0 पे गिरने वाला है। तो आगे जाके हम ग्राफ भी बनाएंगे, देख लीजिएगा, इसी पॉइंट की हमको ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। चलो भाई चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट फॉर अ चार्ज्ड रिंग। अब हमको क्या करना है, हमको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमको ये तो पता है कि x जब 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो भी हमारी फील्ड 0 है। तो हमें कोई ऐसा पॉइंट भी तो पता हो कि जहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज रिंग वो मैक्सिमम पहुंच रही हो, तो हमें वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पक्का। चलो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम मैथमेटिक्स से, कोई फिजिक्स नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ प्योर मैथ्स। सॉरी, चलिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही आया है क्या, हाँ सर यही आया। हमको पता है कि भैया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है कि एक्स की किस वैल्यू पर फील्ड मैक्सिमम हो रही है। इसको डिफरेंशिएट करके हम क्या कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है ना, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी एक्स की। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वही बड़ा टास्क हो जाएगा हमारे लिए। तो चलो डी ई पी बाई डी एक्स करते हैं।
अच्छा आपको इसका तो रूल पता होगा ना, अरे इसका रूल पता होगा ना, u बाई वी का रूल, u बाई वी का रूल आपको पता होगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी रूल। नहीं पता तो आप प्लीज इसको पता करिए यार, बहुत ईजी है यार, मैं करके बताता हूँ। देखो नीचे वाले को आप एज इट इज ऊपर लिख दो, ठीक है, आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, प्लस की पावर 3/2। इसको मैंने एज इट इज लिखा और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। किसको डिफरेंशिएट कर दिया? इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा के क्यू बाहर निकल जाएगा, के क्यू कॉन्स्टेंट है ना, के क्यू को हमको कुछ छेड़ना नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। हाँ तो मैं बोल रहा था ये एज इट इज लिख जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हमने ऐसे लिख दिया एज इट इज, इनटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, x को एज इट इज लिख देंगे, x को हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम पहले कर चुके हैं। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। 3/2 आगे आ जाएगा, 3/2 आगे आ गया, 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, n x की पावर n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, बहुत बढ़िया। और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, नीचे स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर। चलो तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था, इसका स्क्वायर करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 2, 3/2 था, स्क्वायर किया तो 2 कट गया, कितना आया की पावर 3, सॉरी 3 आएगा, 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 3/2 की पावर 1/2, 3/2 का स्क्वायर 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है सही है, परफेक्ट। क्या क्या कट सकता है, आप इस 2 से ये 2 काट दो, एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हमको इक्वेट करना है 0 से, तो चलो भैया ये 0 हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 कर दो, है ना, ये 0 इधर जाके, ये 0 इधर जाके, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 क्या ले ली भैया, कॉमन ले ली, ठीक है ना। यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन लिया ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, देखो ना 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 ही आएगा, ठीक है, माइनस ये तो पूरा पूरा बाहर चला गया तो क्या बचा, माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, हाँ कि ना, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 हो सकता है क्या, ये वैल्यू 0 हो सकती है क्या, अगर इस वैल्यू को 0 होना होगा तो या तो रेडियस को 0 होना होगा या तो x को 0 होना होगा, है ना। x 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि उस पॉइंट पर मैक्सिमम आपको फील्ड नहीं मिलेगी, x इज इक्वल टू 0 जब होगा तो फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है, तो x 0 नहीं हो सकता। और अगर r 0 हो गया, कैपिटल R अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो रिंग थी ही नहीं। ऐसी कैसी रिंग भाई जिसका रेडियस ही नहीं है ना, तो हम ये बोलेंगे कि दिस कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मैंने अभी आपको रीजन बता दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, कर दे, हाँ सर आज इक्वेट टू 0 करते हैं। मैं इसको मिटा दूं क्या प्लीज, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको यहीं सॉल्व करना चाहता हूँ क्योंकि, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, चलो आजा आजा, चलो भाई आ जाओ, इसको इक्वेट कर रहा हूँ मैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 1, सॉरी, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस r अपॉन √2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2। यहां पर आपको अपनी फील्ड क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम मिलने वाली है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रिंग ये है, देखो दिस इज योर रिंग, ठीक, तो इस रिंग से, इस रिंग के सेंटर से
इस रिंग के सेंटर से जिसको आप O बोल रहे हो, x इज इक्वल्स टू प्लस आर बाय रूट 2 पर आपको क्या मिलेगी, फील्ड मैक्सिमम मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, फील्ड मैक्सिमम मिलने वाली है। इस पॉइंट पर आपको फील्ड क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। सिमिलरली इस साइड अगर आप आओगे, इस साइड इस तरफ, तो आर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस आर बाय रूट 2 पर आपको फील्ड क्या मिलने वाली है, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम मिलने वाली है। इस पॉइंट P डैश पर इसमें इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फील्ड मिलने वाली है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो यहां पर x की किस वैल्यू के लिए, प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पर आपको क्या मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, फील्ड मैक्सिमम मिलेगी ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। यही पूछा था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। तो भैया x की वैल्यू है प्लस माइनस आर बाय रूट 2, यहां पर आपको मैक्सिमम फील्ड मिलने वाली है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो आगे बढ़े। अब यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफ प्लॉट करो। क्या प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का कर देंगे। आओ वो भी कोशिश करते हैं। चलिए भैया, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द E वर्सेस X ग्राफ for the charged ring, for the charged ring। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। पहले तो हम बनाएंगे अपना एरो, ये हमने बनाया अपना एरो, और एक और एरो, ये एक और एरो। चलिए भाई, यहां पर होने वाला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर होने वाला है आपका x। ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैंने ये देखा कि जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, अरे यार, जब, अरे नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, अरे हाँ, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो फील्ड कितनी थी, बताओ मुझे। जब x की वैल्यू 0 थी तो फील्ड कितनी थी, 0 थी। याद करो, अरे याद करो, फॉर्मूला देख लो भाई, फॉर्मूला देख लो, क्या था, k इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर x 0 हो गया, अगर x 0 हो गया तो फील्ड तो 0 होनी ही होनी है। ठीक है, तो मतलब आपका ग्राफ कहाँ से उठेगा, आपका ग्राफ उठेगा यहाँ कहीं से, ऐसे 0 से, ठीक है ना। और जब x इनफाइनाइट हुआ, जब x इन्फिनिटी पे चला गया, तो आप बताओ फील्ड कितनी हुई। तब भी हमने पढ़ा था, जब x की वैल्यू इन्फिनाइट हुई, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी हुई, तब भी जो हमारी फील्ड थी वो क्या हो गई, 0 हो गई। आप खुद सोचो ना, x की वैल्यू जब इन्फिनाइट हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, और 1/∞ हम 0 ले लेते हैं, तो फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो चलो, हमारा ग्राफ उठेगा 0 से और कहाँ जाएगा भैया, 0 पे ही गिरेगा। तो ये लो, ऐसा उठेगा और ऐसा चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ऐसा उठेगा और ऐसा चला जाएगा। उठेगा नहीं भाई, ये गलत हो गया, ऐसा उठेगा और ऐसा चला जाएगा। समझे? हाँ सर। तो यहां पर आपको क्या मिल रही है, अपनी फील्ड मैक्सिमम मिल रही है। यहां पर क्या है भैया, आपकी फील्ड मैक्सिमम है। तो यहां x की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी प्लस आर बाय रूट 2। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, बिल्कुल सही, ओके। अब हम बात करें कि अगर इस तरफ आए हम, इस तरफ मतलब जब हम रिंग में, जब हम रिंग के इस साइड आ रहे हैं, रिंग के इस तरफ आ रहे हैं, जब x की वैल्यू माइनस आर बाई 2 है, तो मुझे बताओ फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर है, अवे फ्रॉम द पॉइंट है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज है। इस डायरेक्शन को आप क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो ना, इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेते हो, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हो। तो आपने जब पॉजिटिव डायरेक्शन को देखा तो आपने फील्ड कहाँ ग्राफ में कहाँ बनाई है, पॉजिटिव में बनाई है। आई मेरी बात समझ में। लेकिन जब आप रिंग के इस साइड जाओगे, जब आप x की वैल्यू माइनस आर बाई रूट 2 लोगे, तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ग्राफ कहाँ बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए, नीचे बनना चाहिए, यहाँ नहीं बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। लेकिन आप जैसे कौन सी बुक है, एररलेस देखोगे, और भी बहुत सारी बुक्स है जिसमें डायग्राम ऊपर ही बना होता है। ये ग्राफ ऐसे का ऐसा इधर छाप देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पता है हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ बनना
चाहिए। यही ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे मिनिमम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम ही है, बट नेगेटिव साइन ले रहे हैं हम उसको, ठीक है ना। ये है हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ x की वैल्यू कितनी है, -r/√2। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। और इधर क्या हो गई भैया, 0 ही हो गई, इधर जहाँ टेंड्स टू 0 है इधर भी टेंड्स टू 0 है। अब ये पूछा जा सकता है कि ये मैक्सिमम जो आप फील्ड बता रहे हो इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपने जगह तो बता दी कि भैया x रिंग से r/√2 डिस्टेंस पर और -r/√2 डिस्टेंस पर फील्ड मैक्सिमम होनी है। रिंग से प्लस r/√2 डिस्टेंस पर फील्ड मैक्सिमम होनी है और -r/√2 डिस्टेंस पर फील्ड मैक्सिमम होनी है। बट इस मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? ये भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो आपको क्या करना है, आप इस फॉर्मूले में x की क्या वैल्यू पुट करोगे, r/√2 पुट करो, आपको मिल जाएगी फील्ड की वैल्यू। अरे भैया आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फील्ड, what is the value of Emax at x is equals to ±r/√2। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर चार्ज्ड रिंग, है ना, फॉर चार्ज्ड रिंग, इसके लिए बात कर रहे हैं बाबा, फॉर चार्ज्ड रिंग। ठीक है, क्या करेंगे हम, फॉर्मूले में रखेंगे, चलो k इंटू क्यू इंटू एक्स की वैल्यू आपने r/√2 रखवा दी, डिवाइडेड बाय r² प्लस x² r/√2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट x इज इक्वल्स टू ±r/√2 e टेंड्स टू Emax, ठीक है ना। और वो Emax की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है भैया 2kq/3√3r²। ये आपने कैसे निकाल दिया सर, ये आपने कैसे निकाल दिया, अरे सिंप्लीफाई करना है भाई, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक, ये आएगी आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। मतलब यहाँ पर जो Emax की वैल्यू है वो कितनी है, 2kq/3√3r²। ठीक है, कितनी है, 3√3r²। चलो ये कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ kq/3√3r²। समझ में आई बात, क्लियर है। तो अब आप इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लोगे, प्लीज 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 इसको याद कर लेना, x की वैल्यू को याद कर लेना और इस वैल्यू को याद कर लेना। और ये जरूर याद रखना कि चार्ज्ड रिंग के कारण है, ये किसके कारण है, चार्ज्ड रिंग के कारण है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार, मजा आ गया आज के लेक्चर में कि हमने इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, ग्राफ पढ़ लिए हैं और क्या पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है भैया कि x की वैल्यू कितनी होती है और सब कुछ डिराइव भी हमने कर लिया है। ठीक है भाई, समझ में आया आपको सब कुछ, बहुत बढ़िया। तो आज इतना अच्छा लग के पढ़ा आपने, बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही होगी, लग रहा होगा कितने सारे कंसेप्ट बता दिए, लेकिन अच्छा लेक्चर था, बढ़िया, बहुत सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर ली है। चलिए भाई, तो आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है, गूगल पे अगर जाके आप टाइप करेंगे magnetbrains.com तो ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। यहाँ पर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक का सारा कंटेंट जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है ना, वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ना। मान लीजिए आप क्लास 12 के स्टूडेंट, आप क्लास 12 पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सारे फैकल्टीज़ के आपको लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, उन्होंने जो जो पढ़ाया है। आपका मन किया कि चलो फिजिक्स देखते हैं, हमने फिजिक्स पे जैसे ही क्लिक किया तो फिजिक्स के सारे चैप्टर वाइज लेक्चर्स आपको अरेंज करके दे दिए गए हैं। एक चैप्टर आपने खोला, उसके अंदर जो लेक्चर थे एक के बाद एक वो अरेंज है, आप एक खोलोगे, एक से पढ़ोगे, जैसे ही वो लेक्चर खत्म होगा अपने आप दूसरा लेक्चर चालू हो जाएगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में। मैग्नेट ब्रेन्स ने हिंदी मीडियम चैनल भी आपके लिए लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स तक आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो प्योर हिंदी में होते हैं। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को भी आपको क्या कर देना है, प्रेस कर देना है, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो, है ना। मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी क्या है, आपको हमेशा से मैं बताता आया हूँ कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते
कि ये कोड लगाओ ऐसा होगा, 10% ऑफ होगा, 20% ऑफ होगा, कुछ नहीं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन हम भी थोड़े से प्यार के भूखे हैं, और इसलिए भूखे हैं क्योंकि उस प्यार से हमको मोटिवेशन मिलता है, उस सपोर्ट से हमको मोटिवेशन मिलता है, तब हम आपके लिए और भी चीज़ें लेकर आते रहते हैं। वो प्यार, वो सपोर्ट आप हमें कैसे शो कर सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फैकल्टीज़ को बताइए कि एक ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है। ठीक है ना? तो चलिए भाई, करते हैं इसी मैसेज के साथ इस लेक्चर को खत्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।